Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss Chemistry 9th, Chapter number 1, Understanding 3 paper. It contains 17 short questions or 17 total questions in which 13 are short and 4 are long questions. List of short question. Question number 1 is define mixture and give example. Okay, so you have to write the definition of mixture, which is here. When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. And example, you can write air, gasoline, ice cream, soil, rock, wood, etc. ओके कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स अप होते हैं विदाउट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन किए बगैर जस्ट वैसे ही फिज़िकली उन्हें मिक्स अप किया जाता है तो वो मिक्सचर बन जाते हैं और उनमें कोई फ़िक्स रेशो भी नहीं रखी जाती। जैसे पानी के अंदर सॉल्ट को ऐड किया जाए तो ज़रूरी नहीं कि हम सॉल्ट की अमाउंट फ़िक्स रखें और वाटर की फ़िक्स रखें, कभी कम सॉल्ट डाल सकते हैं, कभी वाटर कम डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मिक्सचर बन जाएगा क्योंकि हमने उसको सिंपल फिज़िकली मिक्स किया, उनके दरमियान रिएक्शन नहीं करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ सिंबल कैन बी असाइंड। सो हेयर इन द सिंबल पैराग्राफ यू हैव द आंसर कि अ सिंबल, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट, कि जो भी उस एलिमेंट का नाम होगा इंग्लिश में उससे उसका सिंबल आ जाएगा, या फिर उसका लैटिन, ग्रीक या जर्मन ओरिजिन जहाँ से वह नाम आया है उसके उसका फर्स्ट लेटर यूज़ हो जाएगा एज अ सिंबल, ठीक है। वो कह रहे हैं इफ़ इट इज़ वन लेटर, अगर एक ही लेटर है सिंबल तो फिर उसको कैपिटल लिखेंगे, ये एक रूल है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एच लिखते हैं तो एच कैपिटल लिखेंगे, नाइट्रोजन का सिर्फ एन होता है, एन कैपिटल आएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि अगला रूल है कि अगर दो लेटर का सिंबल है तो फिर ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल आएंगे, बाकी दूसरा लेटर स्मॉल आएगा। लाइक कैल्शियम का आपको पता है कि दो लेटर लिखते हैं Ca, तो C कैपिटल और A स्मॉल। थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। उसके अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनका आपने बताना है, ठीक है। पहले तो जस्टिफाई करना है कि किस तरह से, कि होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होती है। तो एयर के अंदर एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ गैसेस थ्रू आउट द एयर मिक्सचर इज़ सेम, ठीक है। हम एयर का कोई सा भी पार्ट निकाल लें उसमें वही परसेंटेज होगी नाइट्रोजन की, वही ऑक्सीजन की होगी जो कि हर पार्ट में, यानी कि हर पार्ट, एयर के हर पार्ट के अंदर तमाम गैसेस की परसेंटेजेस हमेशा सेम ही होंगी। तो दिस इज़ कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। वो कह रहे हैं इसमें सब्सटेंसेस का बताएं तो एयर के अंदर आपको पता है एक नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गोन होती है, जो आपकी बुक में मेंशन है वो आप इसमें लिख सकते हैं। एक्सप्लेन दैट वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट वेयर एज वाटर एज अ कंपाउंड, ठीक है। बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये एलिमेंट हैं बिकॉज ये सिंगल हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन जो है उसमें सारे हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, ऑक्सीजन के अंदर सारे ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे, ठीक है। तो इनकी रीज़न क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एलिमेंट। वेयर एज वाटर इज़ मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ टू एटम्स, टू डिफरेंट एटम्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। टू डिफरेंट एटम्स के केमिकली कंबाइन होने से बना है with a fixed ratio, so that's why it is a compound. Okay, which has more atom, 10 gram of aluminium और 10 gram of iron। इसको हम सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। एलुमिनियम का मैस हमारे पास होता है 26 ग्राम, ठीक है, और जो आयरन है उसका मैस होता है 56 ग्राम। तो हमने एटम्स पहले तो निकालने हैं, चलें इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है जी, एलुमिनियम को पहले कर लेते हैं, 27 ग्राम ऑफ एलुमिनियम। आपको पता है कि ये हमेशा 1 मोल के इक्वल होता है, जो कि एलिमेंट का अपना जो सिंपल मैस होता है वो 1 मोल होता है, ठीक है। और 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स लिखेंगे क्योंकि सिंगल है ना एलुमिनियम, तो एटम्स आएगा, ठीक है। ये तो 27 ग्राम में है, उसने 10 ग्राम की बात की है, ठीक है।
तो 10 ग्राम में निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको 1 ग्राम में निकालेंगे कि अगर 1 ग्राम एल्यूमिनियम का हो जाए तो फिर कितने एटम आएंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू ऐसे ही नीचे उतर आएगी, जबकि जो यहाँ पे 27 था ये तो हमने 1 कर दिया, तो 27 कहाँ आ गया, 27 इक्वल के इस साइड पे आ गया। जब इक्वल के इस साइड पे आ गया तो यहाँ पे आके चीज़ डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये ठीक है, हमने पहले 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम लिखा जो उसका मैस होता ही है, पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है। ठीक है, कि उसमें इतने एटम्स थे। अब 1 ग्राम में कितने हुए, 27 डिवाइड हो गया। अब उसने 10 ग्राम के पूछा, अब हम लिखेंगे 10 ग्राम अगर एल्यूमिनियम होता तो फिर कितने एटम होंगे। तो बच्चों ये वाली सारी वैल्यू, सारी चीज़ वैसे की वैसे ही नीचे उतर आएगी। लेकिन 10 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर। करके देखते हैं इसको। 10⁻23 को आपने कैलकुलेटर के ऊपर नहीं लिखना है। ठीक है, उसको आपने कैलकुलेटर पे नहीं लिखना, उसको वैसे ही उतार लेना है। आंसर में बाकी चीज़ों को आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 27, तो हमारे पास आ जाता है 2.22। ठीक है, 2.22, और ये 10⁻23 वैसे ही नीचे आ जाएगा कि इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में। आगे उसने आयरन का पूछा था, नहीं सॉरी, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में इतने एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं इस तरीके से। अब उसने पूछा है 10 ग्राम ऑफ आयरन में। अब आयरन का देख लेते हैं। आयरन का मैस कितना है पीरियोडिक टेबल में, 56 है। तो वो लिखेंगे हम 56 ग्राम ऑफ आयरन इज इक्वल होता है 1 मोल के, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम ऑफ आयरन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी तरीके से 56 जो है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। और अब उसने हमसे 10 ग्राम के बारे में पूछा है, तो 10 ग्राम ऑफ आयरन क्या आएगा, ये वाली चीज़ वैसे ही उतर आएगी। मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास आता है 1.075। अच्छा जी, 1.08 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। अच्छा जी, ये तो हमने इन दोनों के 10 ग्राम में एटम निकाल लिए। उसने हमसे ये पूछा था कि किसके पास ज़्यादा एटम है, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में ज़्यादा एटम है कि 10 ग्राम ऑफ आयरन में ज़्यादा एटम। अब आप बताएं इन दोनों में से कौन सा आंसर बड़ा है। ठीक है, ये 2.22 ज़्यादा बड़ा है ना एज़ कम्पेयर टू 1.08 से, दैट मीन्स ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में ज़्यादा एटम होंगे एज़ कम्पेयर टू 10 ग्राम ऑफ आयरन के, तो ये आंसर है। ओके, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ मोर एटम्स। नेक्स्ट, वाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, उसे रिलेटिव क्यों कहते हैं, बिकॉज वो रिलेटिव का मतलब है किसी और के साथ कंपेयर करके उसको डिटरमिन किया गया। तो कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया गया, तो वही आंसर लिखेंगे कि इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास बिकॉज इट इज़ डिटरमिन्ड बाय कंपेयरिंग with the mass of 1/12th part of one atom of carbon atom। ठीक है, जो relative atomic mass की definition है उसमें से ही आएगा। Identify the following formula as formula unit and molecular formula। ओके, आपको पता है फार्मूला यूनिट का वर्ड हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, आयोनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, और बाकी सारे कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो हमने इसमें से देखना है आयोनिक कंपाउंड कौन सा है, तो उसको फार्मूला यूनिट कहना है, बाकी सबको मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, सो H2O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला, CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला, C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला।
ये फिर वही आ गया C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेरियम कार्बोनेट आयोनिक कंपाउंड है तो इसको कहेंगे फार्मूला यूनिट, KBr फार्मूला यूनिट। ओके ओके, सो नेक्स्ट इसमें से आइडेंटिफाई करना है केटाइन। केटाइन मीन्स जिस पे प्लस चार्ज होगा वो केटाइन होगा। एनाइन जिस पे माइनस चार्ज होगा वो एनाइन होगा। फ्री रेडिकल जिस पे डॉट लगा हुआ होगा वो होगा फ्री रेडिकल। ओके, जिस पे डॉट लगा होगा वो होगा फ्री रेडिकल। मॉलिक्यूलर आइन जो जिस पे चार्ज भी होगा लेकिन वो मॉलिक्यूल होगा, यानी वो सिंगल एटम नहीं होगा, दो या दो से ज़्यादा एटम होंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूल जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम होंगे लेकिन कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब देखें सोडियम पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मीन्स केटाइन है ये। ठीक है, ब्रोमीन के ऊपर डॉट है, डॉट से पता चल रहा है ये फ्री रेडिकल है। N2 प्लस पे प्लस चार्ज है, दैट मीन्स ये लेकिन इसको हम केटाइन कह सकते थे लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि ये सिंगल नहीं, ये दो हैं, दो नाइट्रोजन एटम है। जब दो की बात होती है तो मॉलिक्यूलर आइन कहलाता है। तो दिस इज़ मॉलिक्यूलर आइन। N2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन ये एक से ज़्यादा एटम है इनमें। ठीक है, यहाँ पे भी एटम एक से ज़्यादा हैं, तीन इसके, एक इसका, चार एटम है लेकिन चार्ज भी है, तो ये मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा। और ये एक ही एटम है इसलिए इस पे इसको एनाइन कहेंगे। O2 दो एटम है यानी मॉलिक्यूल है क्योंकि कोई चार्ज भी नहीं है, और ये है O2 माइनस मॉलिक्यूलर आइन। वो कहता है कि विच टर्म इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल के मास को क्या कहते हैं? ठीक है, मोलर मास कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोलर मास इज़ द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है। फार्मूला आप लिखेंगे गिवन नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस divided by molar mass of a substance multiply 6.02 into 10 raised to power 23। ओके, ये मैं आपको लिख देती हूँ। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नॉन मैस, मैं इसको KM ही लिख रही हूँ लेकिन आपने पूरा ही लिखना है, नॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 raised to power 23। ठीक है, यानी अगर आपको किसी का नॉन मैस पता हो तो आप पार्टिकल निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलर मैस तो उसका वही होता है जो कि पीरियोडिक टेबल में होता है। ठीक है, और ये तो वैल्यू है ही नॉन। ठीक है, सिर्फ नॉन मैस का पता हो तो आप पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हु प्रेजेंटेड द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो ये आपके पास है, आपके लास्ट पेज में साइंस टेक्नोलॉजी वाला जो पेज है उसमें लिखा हुआ है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये लिखा हुआ है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये डी ब्रोगलाई ने दी थी 1924 में। ओके, नेक्स्ट डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड उसके टाइप्स लिखनी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री आप खोलेंगे ब्रांच जिसके अंदर एनालिसिस किया जाता है, कंपाउंड को देखा जाता है कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है उसके कंपोनेंट्स को। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। यानी कि एक सैंपल है लेकिन आप उस सैंपल में से कोई एक एलिमेंट निकालना चाहते हैं तो सेपरेशन आप करेंगे। उसके अलावा आप उस सैंपल के अंदर देखना चाहते हैं कि वो किस किस से मिलके बना है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो काम एनालिटिकल केमिस्ट्री में होगा। ठीक है, उसकी टाइप्स एनालिसिस की दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है उसमें आपको आइडेंटिटी पता चलती है कि वो सब्सटेंस है कौन सा, और क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी से रिलेटेड, यानी उसमें अमाउंट का पता चलता है कि कितनी अमाउंट है उस सैंपल के अंदर, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी कितनी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है वो इसमें पता चलती है। नेक्स्ट, जस्टिफाई मोल एज अ क्वांटिटी। मोल कितनी बड़ी क्वांटिटी है उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, उसमें आपके पास लास्ट पेज के ऊपर प्रेजेंट है हेयर मोल अ क्वांटिटी। ठीक है, इसमें एग्जांपल से बताता है कि मोल कितनी बड़ी क्वांटिटी है। कि एक कंप्यूटर है अगर वो किसी चीज़ की स्पीड को
10 मिलियन एटम्स की स्पीड को 1 सेकंड में काउंट कर लेता है, तो फिर भी वो मोल, एक मोल को काउंट नहीं कर सकता। एक मोल के अंदर इतने ज़्यादा एटम्स होते हैं, इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि वो एक मोल एटम्स को कैलकुलेट नहीं कर सकता, इवन इन द 2 बिलियन ईयर्स। इसके अलावा वो कहता है कि अगर एटम क्योंकि बहुत स्मॉल होता है, इसलिए उसका पता नहीं चलता कि एक मोल इतनी बड़ी क्वांटिटी है। तो अगर मार्बल की बात की जाए, उसका एक मोल लिया जाए तो और उसको ज़मीन पर फैला दिया जाए तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 3 माइल थिक लेयर बन जाएगी। इसी तरह कह रहा है अगर एक गिलास पानी के अंदर 10 मोल ऑफ वाटर मौजूद हो तो वो इतने ज़्यादा उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे जितना डेजर्ट के अंदर सैंड के ग्रेन्स प्रेजेंट हैं। तो इससे पता चलता है कि एक मोल वैसे कितनी बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन वो एटम इतना छोटा है जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, जस्टिफाई डिफाइन द सिंबल, हाउ सिंबल कैन बी असाइंड। तो इसमें सिंबल का आ जाएगा सारा। पेज नंबर 6 दिस वन। सिंबल की डेफिनेशन लिखेंगे। सिंबल इज़ अ एब्रीविएशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की एब्रीविएशन होती है, एलिमेंट्स के नेम्स की एब्रीविएशन होती है। एग्जाम्पल आप किसी की भी लिख सकते हैं, कैल्शियम का Ca, सोडियम का Na वगैरह वगैरह, ठीक है। अब उसके मेथड क्या हैं ये आगे इसमें पैराग्राफ में रूल्स हैं, जब भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने पढ़े, ठीक है। ये तीनों रूल्स लिख देंगे। उसके बाद आप इम्पोर्टेंस लिखेंगे इसकी सिंबल्स की कि वी डोंट हैव टू रिपीट द नेम ऑफ एलिमेंट अगेन एंड अगेन व्हेन वी नो द सिंबल, ठीक है। क्योंकि सिंबल शॉर्ट होता है, ब्रीफ होता है, वो इजीली लिखा जाता है बजाय कि बार बार उस एलिमेंट का नाम लिखा जाए। सेकेंड है हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस। अगर किसी चीज़ का मास पता हो तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। मोल्स का फार्मूला है, आपको पता है, नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लिखा गया है, ठीक है। और अगर आपने पार्टिकल्स निकालने हों तो ये लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, यानी आप यहाँ पर ये देखें हेडिंग भी उसने दी हुई है, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल फ्रॉम नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मेंशन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास, पहले तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एटम का मास इतना छोटा होता है कि उसको मेजर करने के लिए कोई बैलेंस नहीं बना है, दैट्स वाई रिलेटिव एटॉमिक मास यूज़ किया जाता है। यानी रिलेटिव का मतलब है किसी और के साथ कंपेयर करके, तो कार्बन 12 के एटम्स के साथ कंपेयर करके सारे एलिमेंट्स के मास डिटर्मिन किए गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। डेफिनेशन है एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज़ कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। सपोज हमारे पास एक बैलेंस होता है, कोई बैलेंस होता है, उसमें हम एक तरफ वेट रखते हैं, ठीक है, और एक तरफ अपना कोई भी चीज़ जिसको हम वे कर, जैसे शुगर है उसको रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वेट जो है जिस टाइम पे ये दोनों एक बैलेंस हो जाते हैं उस टाइम पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना वेट है, तो वो उस शुगर का वेट आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे कार्बन को रखा गया। कार्बन जो है, कार्बन का मास है 12, ठीक है।
ठीक है। अगर इस तरह देखें तो कार्बन का मास है 12, ठीक है। उसका अगर एक एटम लिया जाए, ये एक एटम है, 1 एटम ऑफ कार्बन है, ठीक है, ये पूरा 1 एटम है। आप देखें इसके 12 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिस्से हैं, ठीक है। उनमें से भी एक पार्ट को अगर सिर्फ लिया जाए, उसको बैलेंस के इस साइड पे एज अ वेट रखा जाएगा, ठीक है, ये वाले पार्ट को। कार्बन 12 जो है उसके एक एटम का भी सिर्फ एक हिस्सा, टोटल उसके 12 हिस्से हैं, उनमें से सिर्फ एक हिस्सा यहाँ पे रखा जाए। फिर इधर हम अपना कोई भी एटम लें तो जब वो बैलेंस हो जाए उस टाइम पे हम वेट चेक करेंगे, तो वो जो वेट होगा वो उस एटम का वेट होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन रखें, हाइड्रोजन का जब यहाँ पे 1.008 ग्राम रखा जाता है, 1.008 रखा जाता है, तो फिर वो इसके बराबर आता है, इसके बराबर बैलेंस हो जाता है, ठीक है। कार्बन 12 के एक एटम के एक हिस्से के बराबर तब होता है जब हम हाइड्रोजन को 1.008 रखते हैं। दैट मीन्स 1.008 हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर रखें, हीलियम रखें, ठीक है, अगर हीलियम रखते हैं हाइड्रोजन की जगह, तो हीलियम का आपको पता है 4 होता है, हीलियम का 4 हम रखते हैं, तब वो कार्बन के एक के बराबर आता है, कार्बन के एक एटम के एक हिस्से के बराबर आता है, ठीक है। तो इस तरह से सबके वेट्स निकाले गए, तो दीज आर कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेयर करके निकाले गए हैं, ठीक है। और जो ठीक है, कार्बन, ये आगे उसने ही बताया कि कार्बन का मास, एन एटम ऑफ कार्बन एटम को 1 यूनिट लिया गया, यानी कि 12 यूनिट्स हैं, उनमें से भी एक हिस्सा लिया, 1/12 करके एक हिस्सा लिया गया, फिर उसको स्टडी किया गया है, ठीक है। व्हेन वी कंपेयर atomic masses of other element with atomic mass of carbon 12 atom, they are expressed as relative atomic mass। आगे इसका यूनिट है, इसके यूनिट को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, उसको AMU से शो करते हैं, ठीक है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन दी हुई है, वही डेफिनेशन के 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, तो 1 AMU कहलाता है। 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं, ठीक है। आगे एग्जांपल्स हैं मास ऑफ, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को AMU में और ग्राम में, ओके। नेक्स्ट, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स का, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है एटम्स की प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ग्लूकोज है, ओके, हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, तो इसमें जो 6 12 6 हैं, तीनों ही 6 के टेबल पे जा रहे हैं, इन्हें हम सिंपल रेशो निकाल लेते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6, 1 को आप ना भी मेंशन करें तो खैर है, ठीक है। तो हमारे पास एक सिंपलेस्ट रेशो आ गई, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गई KCH2O, के हाइड्रोजन हमेशा डबल होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, ठीक है। तो ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। लेकिन इसी तरह से बेंजीन है, बेंजीन के लिए क्या होगा, बेंजीन का फार्मूला है C6H6, तो ये दोनों 6 के टेबल पे जा रहे हैं, CH आ जाएगा, ठीक है। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो इस तरह से सैंड होता है, सैंड का एम्पिरिकल फार्मूला होता है SiO2, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके लिए एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया कि कोवलेंट और आयनिक के लिए बताएं, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है, कि आप अलग अलग कोवलेंट का बता रहे हो, जैसे यहाँ इन्होंने बताया कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। इस तरह कोवलेंट की एग्जांपल्स हैं सारी, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में वो आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा है। वो कह रहा है आयनिक कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उनके आइंस ही होते हैं सेपरेट, जो जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उस तरह ही वो अपने क्रिस्टल के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो उनको हम कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का वर्ड नहीं यूज़ करते, उसके लिए हम फार्मूला यूनिट का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। और फार्मूला यूनिट भी यही होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस एज प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है,
कि आइंस तो उसमें NaCl है, उसमें बहुत सारे सोडियम आयन है, बहुत सारे क्लोरीन आयन है, लेकिन हम उसको NaCl ही लिखते हैं क्योंकि जितने सोडियम आयन है उतने ही क्लोराइड आयन है। तो ये उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है कि एक सोडियम और एक ही क्लोरीन। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस तरह से यूज़ होता है। इसी तरह KBr है तो वो भी उसका फार्मूला यूनिट है। और फार्मूला आयनिक कंपाउंड में जो फार्मूला यूनिट होता है वही एम्पिरिकल फार्मूला होता है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स में एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है, उसके अलावा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उसका एक्चुअल फार्मूला होता है। तो दिस वाज योर पेपर, बेस्ट ऑफ लक।